गया गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह, श्री शिवराम भारती हाई स्कूल तनकुप्पा। हमने पीछे एक क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस लॉ के बारे में कुछ स्टडी किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा और आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। इसमें पीछे क्लास में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह हम लोग स्टडी किए थे। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये क्या है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ऐसा लेते हैं कि एक सपोज करें ये कोई कंटेनर है जिसमें गैस गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर रखे हुए हैं, गैस हैं इसके अंदर। सपोज करो कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर मान लेते हैं ये बी है, इसके अंदर भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे गैस भरा हुआ है। अब ये कंटेनर हमारा बी है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में, जिगजैग मोशन में मूव करते रहते हैं। इसलिए वो क्या करेगा, इस कंटेनर के दीवार पे टक्कर करेगा, जिसके कारण इस कंटेनर में, इसके वॉल पे प्रेशर होगा। इस प्रेशर को हम लोग कहेंगे कि इस गैस का, ये जो एक कंटेनर है इसमें इसका इंडिविजुअल इसका प्रेशर होगा। इसको पीए कर सकते हैं या इसको P1 हम लोग लिख सकते हैं। ये इसका पार्शियल प्रेशर हुआ गैस ए का। बी कंटेनर है, बी कंटेनर में इसमें जो इसका प्रेशर है इसको हम लोग P2 मान लेते हैं। इसमें भी कुछ गैस रखे हुए हैं जो प्रेशर डालेंगे इस कंटेनर पे। अब सपोज करते हैं इन दोनों को हम लोग मिक्सअप कर देते हैं। कंटेनर ए और कंटेनर बी दोनों के गैस मॉलिक्यूल्स को एक में हम लोग डाल देते हैं। ये सपोज करते हैं सी है, इसमें दोनों तरह के गैस मॉलिक्यूल दोनों को इसी के अंदर डाल दिए ऐसे, अंडर सिमिलर कंडीशन। अब इसमें ये वाला बी वाला का मॉलिक्यूल है और ए वाले का भी मॉलिक्यूल इसके अंदर डाला हुआ है। अब ये डाल्टन साहब ने कहा कि यहाँ अगर प्रेशर इस कंटेनर में P1 था, अगर इतना वॉल्यूम में, इस कंटेनर में P2 था। अब दोनों को जब मिक्सअप कर देंगे तो यहाँ पर टोटल जो इसका प्रेशर आएगा P = P1 + P2। इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो उन्होंने लॉ क्या दिया कि व्हेन 2 or more non-reactive gases are enclosed in a container, then the pressure of the gas is equal to the sum of partial pressure of the gases when kept in the separate container। अगर मान लेते हैं कि ये सेपरेट कंटेनर में अलग इस सिमिलर कंडीशन में अगर रखे गए हैं, इसका प्रेशर P1 और यहाँ P2 क्रिएट कर रहा है, दो डिफरेंट गैसेज हैं। अब उन दोनों गैस को हम लोग इंटरमिक्स कर दिए और सिमिलर कंटेनर में इसको अगर हम लोग डाल देते हैं तो उस कंडीशन में इसका टोटल प्रेशर इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। इसको ये हम लोगों को ये डाल्टन साहब ने ये बताया, इसको कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यानी कि टोटल प्रेशर इस कंटेनर के अंदर आएगा, जो इंडिविजुअल इसका प्रेशर था ये प्लस इसका प्रेशर और दोनों का सम जितना हुआ। अगर 3 गैसेज हैं, 4 गैस हैं तो उन
चारों गैस को सिमिलर कंटेनर में, यानी कंटेनर का साइज बड़ा छोटा नहीं करना है, बड़ा छोटा अगर साइज कर देंगे तो प्रेशर पे इफेक्ट पड़ जाएगा। सिमिलर कंटेनर होना चाहिए, सिमिलर कंडीशन होने चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर वगैरह का कंडीशन सिमिलर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो गैस हमारा ये ए है उसका कितना प्रेशर डाला था, बी कितना डाला था, दोनों के सम के इक्वल टोटल प्रेशर होगा। इसको हम लोग कहते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग एक्वस टेंशन देखेंगे। एक्वस टेंशन क्या है? एक्वस टेंशन कहते हैं, एक्वस टेंशन कहा जाता है, जैसे मान लिया जो नॉन रिएक्टिव गैसें हैं, तो नॉन रिएक्टिंग गैस है उसको हम लोग किसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से, यानी कि वाटर के ऊपर जनरली उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से उसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाता है। तो जब वाटर के ऊपर कलेक्ट किया जाएगा तो उसके अंदर जो गैस कलेक्ट होगा उसमें गैस वाटर वेपर भी एग्जिस्ट करेगा, उसमें वाटर वेपर भी एग्जिस्ट करेगा। तो जो वहां पर जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर आपका ड्राई गैस होगा और प्लस वाटर वेपर, दोनों के सम के इक्वल टोटल प्रेशर होगा। तो अगर मुझे ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस करें। एक्वस टेंशन मीन्स हो गया जो वाटर वेपर प्रेशर डाल रहा है, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, वाटर जब वेपर में कन्वर्ट करेगा तो वो भी कुछ प्रेशर डालेगा, गैसियस स्टेट में आ गया। तो उस अगर हमको ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना है तो टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन यानी कि वाटर वेपर के प्रेशर को माइनस करेंगे, तब मुझे ड्राई गैस का प्रेशर आएगा। तो एक्वस टेंशन मीन्स हुआ वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है जब गैस को कलेक्ट करते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट मेथड से, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्वस टेंशन। तो ड्राई गैस का प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। अब इसके आगे फिर हम लोग पार्शियल प्रेशर को थोड़ा हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में हम लोग देखेंगे। इसको थोड़ा बोर्ड पे हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको इस पे हम लोग देख लेंगे मोल फ्रैक्शन के टर्म में पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब देखिए हम लोग पीछे एक क्लासों में पढ़े हैं PV इज इक्वल टू, एक पढ़े हैं NRT, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पीछे के और क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा है PV इज इक्वल टू NRT। अब मान लेते हैं एक गैस हम लोग लेते हैं, उसका प्रेशर P1 है, अब एक कंटेनर है ऐसे, इसमें गैस रखा हुआ, इसमें प्रेशर अगर P1 आता है। दूसरा कंटेनर है जिसमें हमने गैस रखा था, इसका प्रेशर P2 अगर आता है, तो यहाँ पर P1 इज इक्वल टू N1RT बाई V। वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा, इक्वल वॉल्यूम में हम लोग इक्वल सिमिलर कंडीशन में ले रहे हैं। अगर P2 अगर लेते हैं तो N2RT बाई V। सिमिलर कंडीशन हमने बोला, यानी कि उसका ये कंटेन स्पॉट का वॉल्यूम सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम का कंडीशन सेम होगा और कांस्टेंट है। तो ये P1 का वैल्यू हो गया, ये P2 का वैल्यू हो गया। अब इसी तरह से मान लेते हैं तीसरा कंटेनर भी अगर हम लोग लेते हैं, तीसरे कंटेनर में भी अगर हम लोग गैस रख रहे हैं तो उसका सपोज करते हैं ये P3 है, तो P3 इज इक्वल टू हो जाएगा N3RT बाई V। अब इसका हम लोग अगर टोटल प्रेशर अगर हम लोग निकालते हैं, प्रेशर टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब यहाँ पर P1 का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे N1RT बाई V प्लस N2RT बाई V प्लस N3RT
बाई भी। अब इस सब को अगर सम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 आर टी बाई भी, यहाँ से कॉमन हो गया। ये हो गया हमारा टोटल प्रेशर। अब इसको हम लोग करेंगे P1 बाई पी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। P1 बाई पी, P1 का वैल्यू हमारा N1 आर टी बाई भी डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 इंटू आर टी बाई भी। ये पूरा आर टी बाई भी से आर टी बाई भी कट गया। ये N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी E क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। ये जो इस गैस का जितना मोल था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, अगर इसको हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स माने या मोल, जितना मोल इसके अंदर था इसका मोल और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या इसको इस टर्म में हम लोग फ्रैक्शन को भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर कितने थे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग x1 इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि ये जो प्रेशर का यहाँ रेशियो हो गया, पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर, इसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो गया, ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो गया। इसी तरह से दूसरे गैस का P2 का निकालेंगे तो यहाँ P2 का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ये N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर तीसरा गैस का हम लोग को निकालना है P3 डिवाइडेड बाई P, तो आएगा N3 बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, किसी पर्टिकुलर गैस का मोल और डिवाइडेड बाई जितने भी गैसेज हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या मॉलिक्यूल्स के टर्म में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोग देखें इसको मोल फ्रैक्शन के टर्म में कि ये P1 बाई पी इज इक्वल टू हो गया हमारा N1 बाई N1 प्लस N2 और प्लस N3, या इसको हम लोग x1 लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके आगे हम लोग फिर और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है। देखिए, डिफ्यूजन कहते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। अगर दो गैस, मान लिया दो कंटेनर में अलग अलग गैस रखे हुए गए हैं और उस गैस को हम लोग किसी डिलीवरी पाइप से या कोई कॉमन पाइप से उसको हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं तो उसमें एक दूसरे में मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल इंटरमिक्स होंगे, इंटरमिक्सिंग होगा। अगर दो डिफरेंट कंटेनर में गैस रखे गए हैं और उसको हम लोग डिलीवरी पाइप या किसी माध्यम से उसको अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो इंटरमिक्सिंग गैसेज का होगा। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। इफ्यूजन एक टर्म होता है, इफ्यूजन। एक हुआ डिफ्यूजन और एक हुआ इफ्यूजन। एक होता है डिफ्यूजन और एक होता है इफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हुआ इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेज व्हेन दे आर कनेक्टेड टुगेदर। अगर दोनों को एक डिलीवरी पाइप से या किसी तरह से उसको हम लोग कनेक्ट करें तो इंटरमिक्सिंग जो हुआ उसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। इफ्यूजन का मतलब हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे साइकिल का ट्यूब है, उसमें अगर एक पिन अगर मारा जाता है तो उसमें से गैस वो उसमें से बाहर आने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं इफ्यूजन, उसको इफ्यूजन कहा जाता है। तो इसमें डिफ्यूजन या इफ्यूजन के लिए ग्राहम साहब ने एक लॉ दिया जिसको ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहा जाता है। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो भी हो, इन्होंने दिया कि अगर डिफरेंट डेंसिटी, हर गैस की अपनी अपनी अलग अलग डेंसिटी होगी, अपना अपना अलग अलग उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, तो
जो गैस अगर मान लिया कि डिफ्यूज करता है या अगर मान लिया ट्यूब से इफ्यूज करता है, बाहर आता है, तो उसके इफ्यूजन या डिफ्यूजन का जो रेट होगा उसके डेंसिटी पे निर्भर करेगा, या यूँ कह सकते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूलर मास किसका कम है और किसका अधिक है, किसकी डेंसिटी अधिक है, किसकी डेंसिटी कम है। अब डिपेंड करेगा तो किस तरह से डिपेंड करेगा, वही इन्होंने दिया कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, अगर मान लेते हैं दो डिफरेंट गैसेज हैं, मान लेते हैं एक कंटेनर हमारा ऐसे है, एक कंटेनर हमारा ऐसे है। अब दोनों को इस तरह से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। इसका वाला जो गैस मॉलिक्यूल है इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। अब क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स होगा, इसका मॉलिक्यूल्स इसमें आएगा और इसका मॉलिक्यूल्स इसके अंदर जाएगा। अब इनका जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो अगर मान लेते हैं कि ये कंटेनर 1 है, एक कंटेनर 2 है, तो R1/R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, इसको RA हम लोग कह सकते हैं, RA RB कह सकते हैं। इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा इसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ B बाय डेंसिटी ऑफ A होगा, डेंसिटी ऑफ A होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो ऊपर में अगर RA लिखे हैं यानी कि गैस A है, ये इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ये इसका डेंसिटी नीचे आएगा, यानी कि RA इज 1/√, ये DA ऐसा होगा। ये RB इज 1/ डेंसिटी भी ऐसा होगा। अब इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे, जब इसको और इसको दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए ये 1/, में है, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो डेंसिटी के इसका डेंसिटी B का डेंसिटी यहाँ, A का डेंसिटी यहाँ, अगर हम लोग अलजेब्रिक टर्म में इसको इसमें रखेंगे मैथमेटिकल टर्म में, तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 dB/2 dA √। अब 2 इंटू वेपर डेंसिटी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ B बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A। तो दो टर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक ये हो गया RA/RB इज इक्वल टू √dB/dA, या RB इज इक्वल टू √mB/ma। यहाँ पर mB कहाँ से आया, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है या 2 इंटू डेंसिटी होता है, तो 2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं होगा। हमने ये दिया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल का डेंसिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसके डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आ गया, ये RB है, इसका स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये ऊपर चला गया, तो इसको dB/dA हो जाएगा। अब इसको 2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 dB इंटू 2 DA हो गया। 2 इंटू वेपर डेंसिटी या डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A।
तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन, the rate of diffusion of gas is inversely proportional to the square root of its molecular mass or the density of the gas molecules। इसको हम लोग इस रूप में, दो रूप में इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि ग्राहम्स लॉ किस तरह से है, यानी कि अगर गैस की डेंसिटी अधिक होगी या उसका मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा तो निश्चित रूप से उसका डिफ्यूजन स्लो होगा। अगर गैस की डेंसिटी कम है, लाइटर गैस है, तो उसका डिफ्यूजन फास्ट रेट से होगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन लाइटर गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हेवियर गैस है। अगर दोनों को इंटरमिक्स कर रहे हैं तो हाइड्रोजन फास्ट रेट से इंटरमिक्स होगा और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्लो रेट से इंटरमिक्स होगा। यानी डेंसिटी की स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जिसकी डेंसिटी अधिक होगी उसका डिफ्यूजन स्लो होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो ये ग्राहम्स लॉ कितना होगा, तो ये इन्होंने बताया कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, या उसको हम लोग कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। उसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों में से किसी टर्म के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको हम लोग बोर्ड पे भी यहाँ पर देख सकते हैं। R1 बाई R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1, ये मॉलिकुलर मास के फॉर्म में है। इसमें R आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन है और M है मोलर मास है। रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द मोलर मास। यानी पार्टिकल हैविंग मोर मास मूव्स एट द स्लोअर रेट and the particle with less mass will move with a fast rate। तो ये आपका ग्राहम्स लॉ है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, ये क्या कहता है, उसके बारे में इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। यानी गैस की क्या क्या नेचर है, गैस जो मॉलिक्यूल मूव करते रहता है किसी कंटेनर के अंदर, तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। इसको हम लोग स्लाइड से ही देख लेंगे। इसमें देखिए, ये फर्स्ट है गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल आइडेंटिकल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड आइदर एटम और मॉलिक्यूल। वो एटॉमिक फॉर्म, अगर मोनो एटॉमिक गैस है, सपोज करें अगर हीलियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसका एक एटम ही एक मॉलिक्यूल होता है। और अगर डाइएटॉमिक ट्राइएटॉमिक गैस है तो उसमें एक मॉलिक्यूल एक एटम से अलग हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका हाइड्रोजन H2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया, इस तरह से वो अलग हो सकता है एक मॉलिक्यूल और एक एटम। लेकिन कुछ गैस के केस में आपका एक एटम ही एक मॉलिक्यूल, जैसे हीलियम के केस में एक एटम ही एक मॉलिक्यूल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, पहला ये दिया हुआ है कि जितनी भी गैसें बनी हुई है, जितनी भी गैसें हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कह सकते हैं। एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस। देखिए, गैस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम पूरे स्पेस वॉल्यूम का, पूरे उस कंटेनर में जितना उसका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल होता है? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शनल फोर्स बहुत कम होते हैं, फ्री टू मूव होता है, तो उसमें एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, उसके अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत एक्सेसिव होते हैं। तो उसका जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है, इसको थोड़ा सा हम लोग बोर्ड से समझने का कोशिश करेंगे। इस पे
इसको हम लोग ऐसे यहाँ हम लोग देखेंगे, सपोज करते हैं ये कंटेनर के अंदर कोई गैस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इस तरह से आपका ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल है। अब देखिए मॉलिक्यूल का वॉल्यूम ये है, लेकिन इसके बीच में एम्प्टी स्पेस कितना ज़्यादा है, बहुत एक्सेसिव है। मॉलिक्यूल का इंडिविजुअल जो वॉल्यूम है वो आपका ये सपोज करते हैं, लेकिन इसका एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, ये एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो गैस मॉलिक्यूल का जो इंडिविजुअल वॉल्यूम होता है वो पूरे उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। यानी इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल बहुत कम वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये तो गैस को आप जिस कंटेनर के अंदर रखेंगे पूरा स्पेस को चेक करके रखता है, और इसका इंडिविजुअल अगर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वो निग्लिजिबल वॉल्यूम में होता है। तो इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का इन कंपेरिजन टू द होल गैस वॉल्यूम, यानी टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल वॉल्यूम का वॉल्यूम बहुत कम होता है, निग्लिजिबल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, गैसेस कैन ऑक्युपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम। यानी गैस जितना जिस कंटेनर के अंदर आप रख देंगे, अगर एक रूम के अंदर थोड़ा सा गैस भी रख देंगे तो पूरे रूम को ऑक्युपाई करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लेते हैं तो अगर परफ्यूम एक कॉर्नर पे थोड़ा सा स्प्रे कीजिए, आपको उसका स्मेल हर एक कॉर्नर तक आपको मिलेगा। अगर इसेंस स्टिक है, जैसे जिसको अगरबत्ती हम लोग बोलते हैं, अगरबत्ती एक कॉर्नर में अगर हम लोग जलाते हैं उसकी महक पूरे रूम के अंदर फैल जाती है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फैल गए। अब इतना स्पेस ले लेकर के वो फैल जाता है, तो पूरे रूम के अंदर जिस पॉट के अंदर रखेंगे जितना उसका वॉल्यूम होगा पूरे वॉल्यूम में वो थ्रू आउट द वॉल्यूम वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गैस कैन ऑक्युपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू देम, दिस मीन्स दे डू नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल, उनके पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, फ्री टू मूव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, particles of gas are always in constant random motion, that is also called zigzag motion, या जिसको हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट भी कह सकते हैं। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा द्रुत गति से, हमेशा रैंडम मोशन में वो मूव करते रहते हैं, वो शांत नहीं रहते हैं, मूव करते रहते हैं। वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलाइज करते रहता है, उससे कोलिजन होता है, टकराते रहता है। वो जो जिस कंटेनर के अंदर वो रखा हुआ है उस कंटेनर के वॉल से टकराते रहता है, यानी उनका कोलिजन चलते रहता है, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। When the particles of the gas are in random motion, pressure is exerted by the gas due to the collision of the particle with the wall of the container। मैंने पहले भी बताया कि जब गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, और मूवमेंट के दरमियान दीवार पे वो कंटेनर के वॉल पे वो टक्कर करता है, कॉलिजन करता है। उस कॉलिजन के कारण उस कंटेनर पे प्रेशर आता है, उस पे प्रेशर एग्जर्ट करता है उस कॉलिजन के कारण। तो हमेशा कॉलिजन करते रहते हैं जिसकी वजह से वो प्रेशर क्रिएट करते हैं कंटेनर पे। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मीनिंग हुआ कि जब मॉलिक्यूल्स दीवार से टकराते हैं या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल टकराते हैं, हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, तो जब वो टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। जितनी काइनेटिक एनर्जी है दीवार से टकराने के बाद, यानी जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ वो इधर से मूव कर रहा था, टकराने के बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी टोटल काइनेटिक एनर्जी यही हुई। हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा बहुत दूसरे मॉलिक्यूल्स में वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, एनर्जी का लॉस उसमें नहीं होता है, एनर्जी लॉस नहीं करती है, टोटल एनर्जी उसका उतना ही रहता है, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कहलाता है। कहता है दिस मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर कोलिजन, there may be only exchange of energy between the
कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो सकता है इसमें से थोड़ी एनर्जी उसके अंदर चली गई, इसकी एनर्जी उतनी कमी, लेकिन उतना इक्वल अमाउंट में एनर्जी उसमें दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर दूसरे से जब भी टकराएगा हो सकता है उसका कुछ एनर्जी इसके अंदर आया, और यानी कि लॉस नहीं होता है, ट्रांसफर एनर्जी का होता है, ट्रांसफर चलते रहता है, लॉस नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड बिटवीन द गैसियस पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल का जो स्पीड है वो कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो गैस मॉलिक्यूल का स्पीड है वो कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट स्पीड से वो मोशन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज। ये गैस का काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा जो गैस लॉ है PV इक्वल टू nRT। तो PV इक्वल टू nRT जो गैस है, गैस लॉ है, वो आपको आइडियल गैस के लिए है, आइडियल गैस के लिए है। लेकिन रियली में जो गैसें हैं वो उससे डेविएट करती हैं, वो पूरी तरह उसको फॉलो नहीं करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेज बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर से रियल गैस का मतलब हो गया जैसे जो आइडियल गैस फॉर्मूले को फॉलो पूरी तरह नहीं करता है। रियल गैस which does not follow the ideal gas behavior under all condition of temperature and pressure, that is called real gas। उसको हम लोग रियल गैस कहते हैं। और रियल गैस PV इक्वल टू nRT को पूरी तरह फॉलो नहीं करता है। तो अब नहीं करने के पीछे भी कई कारण हैं। तो वो डेविएट करता है, वो रियल गैस आइडियल गैस से डेविएट करता है। यहाँ पर डेविएशन के लिए देखिए, डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर कैन बी स्टडीड बाय द प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का देखिए ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें देखो आइडियल गैस ये है, हमारा आइडियल गैस ये है, PV इक्वल टू nRT को ये फॉलो कर रहा है। इसका ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम, इसका ग्राफ इस तरह का कर्व ग्राफ आता है। तो इसमें कर्व ग्राफ है, देखिए यहाँ से ऐसे करके ये टर्न हुआ है। लेकिन जब वही रियल गैस पे हम लोग जाते हैं, रियल गैस का ग्राफ जब ड्रॉ किया जाता है तो उसमें ग्राफ देखो यहाँ से डेविएट कर गया। ग्राफ इसके साथ आना चाहिए था, इसके सिमिलर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से डेविएट कर गया। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया इस पॉइंट से, यानी यहाँ पर देखिए, ये अगर इस प्रेशर की हम लोग बात करें तो इस प्रेशर पर आइडियल गैस में वॉल्यूम यहाँ है, लेकिन इसी प्रेशर पर रियल गैस में वॉल्यूम यहाँ है। सेम प्रेशर पर अगर हम लोग इस प्रेशर की बात करें, इस प्रेशर में इसका वॉल्यूम यहाँ पे आता है, और अगर रियल गैस में हम लोग जाते हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो यानी कि डेविएट किया, ये पूरी तरह से PV इक्वल टू nRT जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको फॉलो नहीं करता है, उससे डेविएट करता है। अब इसमें डेविएशन को समझने के लिए एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है PV बाई nRT। PV बाई nRT को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ये डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा जो गैस है वो डेविएट करेगा और कौन आइडियल गैस बिहेवियर को लगभग फॉलो करेगा। तो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। Z मीन्स हो गया PV बाई nRT। PV बाई nRT को हम लोग Z कहते हैं। अब अगर आइडियल गैस इक्वेशन होता है तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए Z का वैल्यू 1 होता है, यानी PV इक्वल टू nRT होता है, दोनों इक्वल होता है। तो PV बाई nRT अगर डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये रियल गैस के लिए, ये आइडियल गैस के लिए 1 होता है, लेकिन रियल गैस के लिए PV इक्वल टू nRT नहीं फॉलो होता है, यानी इक्वल टू 1 नहीं होता है। या तो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा। ये ग्रेटर देन अगर 1 होता है तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है।
अगर जेड का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो रियल गैस पॉजिटिव डेविएशन को शो कर रहा है, और अगर लेस देन 1 हुआ तो ये मोर कंप्रेसिबिलिटी को, अगर जेड का वैल्यू लेस देन 1 हुआ यानी गैस को बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा कंप्रेसिबल होगा। अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, और अगर कंप्रेसिबिलिटी कम हुआ यानी कि पॉजिटिव डेविएशन को शो किया। अगर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है यानी जेड का वैल्यू कम है तो वो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। यहाँ पे हम लोग अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए CO2 गैस है, CH4 है, O2 है। ये आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ये देखिए स्ट्रेट लाइन में यहाँ से ऐसे ही जा रहा है। अब इससे डेविएट कर गया, ये नीचे की तरफ आ गया, नीचे आ गया, ये निगेटिव हो गया, निगेटिव डेविएशन शो कर रहा। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो ये देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, डेविएट तो ये भी कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और यहाँ पे O2, CH4, CO2 ये निगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है। इस आइडियल गैस का जो जेड का वैल्यू है उस जेड से नीचे आ रहा है, ये निगेटिव डेविएशन को शो कर रहा है, यानी कि ये कंप्रेसिबल ज़्यादा होंगे। ये आपको हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के टर्म में हम लोग उसके बिहेवियर को हम लोग देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग वैन डर वाल्स इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो इक्वेशन रियल गैस में फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है रियल गैस में, तो उसके लिए वैन डर वाल्स साहब ने एक उसमें चेंजेस किया, उसमें कुछ चेंज किए कि उसमें किस वजह से आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर पा रहा, उसके क्या क्या रीजन हैं, उस रीजन को फॉलो करते हुए, उसको देखते हुए और एक अलग से उसमें चेंजेस किया है, जिसको हम लोग वैन डर वाल्स इक्वेशन इसको कहते हैं। इस वैन डर वाल्स इक्वेशन में देखिए 1 मोल गैस अगर हम लोग लेते हैं, PV इक्वल टू nRT में n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स है वो, अगर हम लोग 1 मोल की अगर बात करें तो n का वैल्यू 1 हो गया, तो फिर PV इक्वल टू RT इक्वेशन हो जाता है। n की जगह n का वैल्यू 1 तो PV इक्वल टू RT इक्वेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर प्रेशर में एक प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रिंटिंग एरर है, ये V नहीं ये A है। A इज अ कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जैसे मान लिया अभी हमने बताया कि मॉलिक्यूल्स अगर गैस के अंदर है, गैस में मॉलिक्यूल्स होते हैं तो मॉलिक्यूल का आपसी अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, अगर अट्रैक्शन अधिक है तो उनका उस केस में वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर अधिक होगा। अगर उनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन अधिक है तो निश्चित रूप से प्रेशर ऑटोमेटिकली अधिक होगा और उसका वॉल्यूम कम होगा। तो यहाँ पर देखिए A है, ये आपका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, A इज कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एंड यहाँ पर B है, ये यहाँ पर ये प्रिंटिंग एरर है, यहाँ पे B होगा, व्हाइल B इज अ कांस्टेंट फॉर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ये वॉल्यूम के लिए B कांस्टेंट है। यहाँ पे प्रेशर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के कारण ये बढ़ जाएगा, तो प्रेशर का वैल्यू P की जगह P प्लस AY/V² होगा और V की जगह पे V माइनस B होगा। उसका वॉल्यूम जब प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कमेगा, तो यहाँ पर V का वैल्यू V माइनस B होगा, इतना इक्वल टू RT होगा। तो यहाँ पर आइडियल गैस में जो इक्वेशन दिया गया है उसमें मान के चला गया है कि गैस के बीच कोई अट्रैक्शनल फोर्स नहीं है, तो वहां पर अट्रैक्शनल फोर्स नहीं होगा, प्रेशर का वैल्यू P ही सिर्फ रहेगा और वॉल्यूम B हो जाएगा, इसलिए PV इक्वल टू RT हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगते रहते हैं, कुछ तो लगेगा। गैस मॉलिक्यूल है, कुछ ना कुछ तो लगेगा, कम लगेगा ये हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लगेगा, तो लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होता है। There is no force of attraction between the molecule of gas and volume occupied by the gas molecule is negligible in comparison to the total volume of the gas। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि उनके बीच अट्रैक्शनल फोर्स नहीं लगेंगे और उनका जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, इंडिविजुअल अगर गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा वो पूरे वॉल्यूम का, गैस के पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअल जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे या सिर्फ गैस मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा।
अब इसी दो एजम्पशन के आधार पे ये करेक्शन किया गया और ये बोलता है कि above two assumptions of the kinetic theory of gases was found to be wrong at very high pressure and low pressure. हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, ये हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे ये इससे डेविएट करता है और उसमें रॉन्ग पाया गया है कि उसमें वो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो नहीं कर पाता है वो गैस। यानी बहुत लो प्रेशर पे अगर हम लोग जाएंगे तो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करेगा, प्रेशर अगर बढ़ जाएगा और टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो उस पर फॉलो नहीं करता है। अब इसके बाद हम लोग इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने इसमें दिया है, इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। यहाँ कह रहा है कि इफ PVT प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिप्रेजेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ, इसमें से बॉयल्स लॉ का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम और प्रेशर के बीच रिलेशन है, तो वॉल्यूम और प्रेशर के बीच क्या रिलेशन है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ये आंसर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड यहाँ देख पा रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इन द गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, volume always remains constant, pressure always remains constant, the product of pressure and volume always। आप इसमें P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ कहता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 यानी PV इज इक्वल टू K होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एयर एट सी लेवल इज डेंस, दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। सी लेवल पे जो एयर है वो डेंसर होता है, वहाँ पे डेंसर होता है, एयर प्रेशर हाई होता है तो एयर की डेंसिटी वहाँ पे अधिक होती है, वॉल्यूम कम होता है, तो ये भी आपका बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बॉयल्स लॉ के अनुसार। अब यहाँ पे फोर्थ हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, if 20 cubic centimeter gas at 1 atmosphere is expanded to 50 cubic centimeter at constant temperature, then what is the final pressure। इसको हम लोग थोड़ा बोर्ड पे इसको हम लोग देख लेते हैं, इसको करके इसका वैल्यू निकाल करके हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, एक कंडीशन है कि वॉल्यूम V1 का वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4 है, V1 इक्वल टू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर और P1 का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर हो गया, इसको एक्सपेंड करता है 50 क्यूबिक से, V2 का वैल्यू 50 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। अब ये बोल रहा है P2 कितना होगा, ये निकालने बोल रहा है। तो बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। अब यहाँ पर P1 का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर, V1 का वैल्यू 20 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू P2 रख लेते हैं इंटू V2 का वैल्यू 50, यानी P2 का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो 1 इंटू 20/50। अब यहाँ से हम लोग आंसर मिला के देखें, इसको हम लोग कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 1/50, ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ हम लोग स्लाइड में हम लोग देखते हैं, स्लाइड में इसमें किस में आप आंसर दिया है, इसको हम लोग स्लाइड से देख लेते हैं। तो हमारा आंसर है 20 इंटू 1/50, तो 20 इंटू 1/50 ये हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया, फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स कौन है, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ये इंडिपेंडेंट ऑफ
इसमें से बोल रहा है फॉल्स कौन है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो हमारा बॉयल्स लॉ है वो पीवी इज इक्वल टू के बोलता है, तो पीवी इज इक्वल टू के बोल रहा है, यानी वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये बोल रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट नहीं है, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें और कुछ क्वेश्चन स्लाइड के अंदर दिए गए हैं और कुछ होम असाइनमेंट इसमें दिया गया है, इस होम असाइनमेंट को भी पूरा करना है। आज हम लोग क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो इसमें और दिए गए हैं उसको करने हैं, होम असाइनमेंट इसमें करना है, बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। धन्यवाद।